अगर उस वक्त पे ये वाली टेक्नोलॉजी होती तो क्या टाइटैनिक डूब जाती। अब यहाँ पे अगर तुम ये वाला टाइम रख दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, तुम टकरा जाओगे उसमें। क्यों टकरा जाओगे? देखो तो अपने लवर का नाम चिल्ला जाए पहाड़ वगैरह वो घूम के ऐसा आता है, तो दैट इज इको, है ना, रिफ्लेक्शन और इको। ठीक है, तो क्या हो, तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करके क्या कर सकते हैं कि हमारे सबमरीन से, बोट से, एनिमी की बोट या कोई भी ऑब्स्टिकल कितना दूर है ना, इस ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि भाई हमको कहाँ कब कितनी देर में बोलना है। ठीक है, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है अबान और जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेव्स को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें बेसिक्स जो थे वेव्स के पार्ट 1 के तरह से मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। अब वेव्स के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज लाइट एंड साउंड वेव्स, है ना, लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स। तो मैं पहले साउंड वेव्स को कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आराम से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइट वेव्स को आराम से पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो जो होने वाली है साउंड वेव्स के बारे में और लाइट वेव्स की नेक्स्ट वीडियो में होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, दैट इज साउंड। साउंड वेव्स, अभी हमने वेव्स में तो पढ़ लिया था साउंड किस तरह की वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। ऑफ कोर्स लॉन्गिट्यूडनल है, क्यों? इस तरह से वाइब्रेट करती है, ऐसे ऐसे, है ना, और इसी वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड क्रिएट होती है ना, वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं जिसकी वजह से साउंड क्रिएट होती है। ठीक है, तो साउंड के बारे में लिख लो, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरी बात क्या है, साउंड कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल, है ना। साउंड किस तरह की वेव है, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक, और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है ये है कि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, है ना। देखो अगर वैक्यूम होगा कहीं, कहीं साउंड वाइब्रेट करने के लिए पार्टिकल ही नहीं होगा, एयर नहीं होगी या कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जिससे आप वाइब्रेशन करा सको करना, तो क्या, ठीक है, तो ऐसी जगह में जहां वैक्यूम होगा या कोई पार्टिकल ही नहीं होगा वाइब्रेट करने के लिए, तो हाँ साउंड ही नहीं ट्रैवल करेगी, आपको आवाज ही नहीं आएगी। ठीक है, जैसे स्पेस में क्या वैक्यूम है, एयर नहीं है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, साउंड पार्टिकल्स ट्रैवल नहीं करेंगे, साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं करेंगी और आपको कुछ भी आवाज नहीं आएगी ना, उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, या तो सॉलिड, लिक्विड या गैसेस, है ना। ठीक है, तो साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, अच्छा साउंड अब वाइब्रेट कैसे करती है, साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल करती है, तो उसको देखते हैं। साउंड वेव्स कुछ इस तरह से ट्रैवल करती है, चाहे मान लीजिए कुछ पार्टिकल्स हैं, ये आपस में इस तरह से कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद जब देखो आप इनको टकराओगे तो टकराने के बाद ड्यू टू मोमेंटम कुछ पार्टिकल इधर जाएंगे, है ना, जो इधर जाएंगे वो और किसी से टकराएंगे, तो इनमें क्या होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा और रेयर फ्रैक्शन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा, रेयर फ्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो जहां पे भी आपको देखो, मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे, फिर कुछ ऐसे हो जाएंगे, फिर दोबारा से ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, फिर कुछ ऐसे हो जाएंगे, यानी बीच बीच में कहीं तो एकदम क्लोज आ जाएंगे पार्टिकल्स, कहीं गैप आ जाएगा। तो जहां जहां भी पार्टिकल्स कैसे होंगे, क्लोज होंगे, वो वाली पार्ट क्या कहलाएगा आपका, कंप्रेशन। क्या कहलाएगा, कंप्रेशन, पार्टिकल्स कंप्रेस हो रहे हैं। और जहां जहां दूरी होगी, जैसे ये है ना, जैसे ये है, तो ये क्या कहलाएगा, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, रेयर फ्रैक्शन, समझे, ये कहलाएगा आपका कंप्रेशन। समझ में आई बात? तो इस तरह से आपके साउंड वेव्स ट्रैवल करते हैं, और हमेशा साउंड वेव्स का ट्रैवल करने का पैटर्न क्या होता है, कंप्रेशन होता है, उसके बाद रेयर फ्रैक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर रेयर फ्रैक्शन होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, इसी में वेवलेंथ इसकी हमें पता चल जाती है, साउंड की भी वेवलेंथ होगी, तो साउंड भी वेव है। देखो एक कंप्रेशन से लेके दूसरे कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, या एक रेयर फ्रैक्शन से लेके दूसरे रेयर फ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ होती है, लैम्डा। क्या होता है, लैम्डा। ठीक है, तो यहां लिख लो, वेवलेंथ ऑफ साउंड
is distance between one compression to another or one rarefaction to another। समझे? तो वेवलेंथ अगर आपसे पूछ ले साउंड वेव्स की कितनी होगी, तो जहां पे उसका पहला कंप्रेशन बन रहा है और उसके बाद नेक्स्ट कंप्रेशन जो उसका बन रहा है, ठीक है, जैसे पहले कंप्रेशन यहां बन रहा था, नेक्स्ट कहां बन रहा है, यहां पे, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो वेवलेंथ होगी। क्या? पहले रेयर फ्रैक्शन के और नेक्स्ट रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी वेवलेंथ है। समझे? यहां तक बात समझ में आई? चलो चलो। अब देखो साउंड की भी ना कुछ रेंजेस होती है ना भाई। ह्यूमन जो है ना, एक लिमिट तक, इंसान जो है एक लिमिट तक साउंड को सुन सकता है, ठीक है। तो वो लिमिट क्या है? ह्यूमन रेंज क्या है साउंड को सुनने की? देखो मिनिमम जो हम साउंड वेव सुन सकते हैं, मिनिमम रेंज की जो साउंड वेव सुन सकते हैं वो तो है या तो 20 हर्ट्ज होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम। और कहां तक सुन सकते हैं हम? टू 20,000 हर्ट्ज तक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और 20 किलो हर्ट्ज। समझे? ये जो है हमारी नॉर्मल हियरिंग रेंज है, जो आप आवाज सुन रहे हो वो इसी रेंज के बीच में कहीं वाइब्रेट हो रही है, ठीक है। अगर मैं इस रेंज से कम जाऊंगा, यानी लेस देन रेंज लेस देन 20 हर्ट्ज, तो वो कहलाती है इंफ्रासोनिक, ठीक है। वो क्या कहलाती है? इंफ्रासोनिक साउंड। या अगर मैं इससे ज्यादा जाता हूं, ज्यादा मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जानता हूं, 20,000 हर्ट्ज, तो ये कहलाती है अल्ट्रासोनिक, है ना। यही रेंज हमारे कई सारे डिवाइसेस में, मेडिकल फील्ड में या नेविगेशन सिस्टम में काम आती है, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। अल्ट्रासोनिक क्या है? ये हम लोग नहीं सुन सकते, ना हम 20 से कम सुन सकते हैं ना 20 से ज्यादा सुन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर इतनी फ्रीक्वेंसी है, अगर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी है वॉइस की, साउंड की, तो हमें आवाज आएगी, वरना हम नहीं सुन सकते। समझे? अच्छा, इसीलिए आता है दूसरा पॉइंट, रिफ्लेक्शन एंड इको। रिफ्लेक्शन एंड इको। रिफ्लेक्शन तो हमें पता है कि कोई चीज टक्कर मारेगी और वापस आएगी, है ना, बाउंस बैक करेगी। इको क्या होता है? इको भी वही होता है, जैसे आप पहाड़ पे जाते हो या एम्प्टी रूम होता है, वहां आपकी वॉइस क्या करती है? गूंजती है ना, बार बार आपको आपकी आवाज सुनाई देती है। वो एड भी देखा होगा ना, तो वो अपने लवर का नाम चिल्लाते हैं पहाड़ पे, फिर वो घूम घूम के ऐसा आता है, तो दैट इज इको, है ना, रिफ्लेक्शन और इको, ठीक है। तो क्या होता है, जब आपकी मान लो यहां आप खड़े हो कहीं पहाड़ पे, यहां से आपने आवाज लगाई और क्या है, सामने खूब बड़ा सा पहाड़ है, तो क्या होगा, इस पहाड़ से जैसे ही आपकी वॉइस टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, ये रिवर्स रिटर्न बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी और आपको सुनाई दे जाएगी। इसको बोलते हैं इको और रिफ्लेक्शन। समझे? दैट इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन। अब अगर मैं इस फिनोमेना को यूज कर लूं, अगर मैं इको और रिफ्लेक्शन को यूज कर लूं, तो क्या मुझे दो चीजें नहीं मिल जाएगी? सबसे पहले ये पता चल जाएगा मुझे कि अगर अंधेरा हो रहा है, अगर कहीं अंधेरा हो रहा है, तो क्या होगा, मैं बोलूं, मैं कुछ आवाज निकालूं और सामने से रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, तो मुझे पता नहीं चल जाएगा कि सामने कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है? कर जाएगा ना दिमाग के जरा घोड़े दौड़ाओ अपने, कि अगर मैं आंखें बंद कर लूं और मैं बोलूं सिर्फ, है ना, सामने से कोई वॉइस टकरा कर आ रही है, ये ऐसे मान लो ना यार, तुम बॉल आंख बंद करके बॉल मारो, है ना, और टकरा के वापस आ जाए, पता चलेगा ना सामने दीवार है। तो अगर मैं साउंड को भी फेंकूं और वो टकरा कर आ जाए, तो पता चलेगा ना कि सामने कुछ है ना। और ये फिनोमेना मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकता हूँ? जहां मैं ब्लाइंड हूँ, जहां मुझे दिख ही नहीं रहा क्या है, जैसे सबमरीन में हमको नहीं दिखता, अंडर वाटर हमको नहीं दिखता, है ना। यार एक बात बताओ मुझे, अगर 1911 में शायद टाइटेनिक डूबी थी, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेट, तो मुझे एक बात बताओ, अगर उस वक्त पे ये वाली टेक्नोलॉजी होती कि मैं साउंड मार रहा हूँ, मतलब साउंड रिलीज कर रहा हूँ, बाउंस बैक कर रही है, तो क्या टाइटैनिक डूब जाती? और उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझते हैं, फिर मुझे इसका आंसर देना, समझे? पर इसके बारे में लिख लो, कैन बी रिफ्लेक्टेड बैक when
आप ऑब्स्टिकल कैसा होना चाहिए मुझे बताओ। अगर आपके पास जंपर की बॉल है, उसको अगर आप वॉल पे मारोगे तो ज्यादा अच्छा बाउंस देगी, या किसी कर्टेन पे मारोगे या ब्लैंकेट में मारोगे तो बाउंस देगी? ऑफ कोर्स आप हार्ड सॉलिड सरफेस पे मारोगे तो अच्छा बाउंस मिलेगा, तो ज्यादा बॉल जंप करेगी। रेदर देन आप नॉर्मल किसी चादर पे या ब्लैंकेट पे मारोगे या कर्टेन पे मारोगे तो बाउंस ही नहीं करेगी, वहीं गिर जाएगी, है ना। यही तो होता है ना। तो इसी तरह साउंड के लिए भी क्या जरूरी है कि जब आप साउंड को रिलीज कर रहे हो, आवाज को छोड़ रहे हो, तो टकराना, जिससे वो टकरा रही है जो सरफेस से वो जाके बाउंस करेगी, तो सरफेस अगर हार्ड होगा तो बहुत अच्छी आवाज तुमको सुनाई देगी, है ना। जैसे पहाड़ होते हैं, सॉलिड हार्ड सरफेस है तो बहुत अच्छा इको आता है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आता है। लेकिन अगर आपके चारों रूम में, आपके चारों तरफ कर्टेन से, भाई साउंड प्रूफ में क्या करते हैं, वो साउंड प्रूफ सिस्टम होता है जो स्टूडियोज में लगाते हैं, जिसमें साउंड इको नहीं करते, उसमें क्या करते हैं वो थोड़े ऐसे मटेरियल का यूज करते हैं जो साउंड वेव्स एब्जॉर्ब कर लेती है, जो थोड़ा लाइट होती है, मतलब एक कुशन टाइप में उसका मटेरियल होता है, वो साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर नॉर्मल जैसे मेरे यहाँ दीवार है ना चारों तरफ, तो यहाँ पे अगर मैं माइक हटा दूं तो तुमको ना इको आवाज आएगी, इको होगी आवाज मेरी, गूंजेगी, ठीक है। तो इससे प्रिवेंशन के लिए क्या करते हैं, या तो कर्टेन लगा दो, हैवी ब्लैंकेट टांग दो, या तो साउंड प्रूफ वो दीवार पे वो लगा लो, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में और लिख लो, हार्डर द सरफेस द ऑब्स्टिकल करना है ना, हार्डर द ऑब्स्टिकल मोर द इको और रिफ्लेक्शन। समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, ज्यादा बात समझ में आई? अब जो मैं तुम्हें कह रहा था कि अगर मुझे किसी तरह ये टेक्नोलॉजी अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं कहीं पे बाउंस करूं, किसी साउंड को कहीं रिलीज करूं, वो टकरा के मेरे पास वापस आ रही है, तो मैं इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर सकता हूं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूं कि कोई ऑब्स्टिकल कितना दूर है। और यही पर ही क्या होता है, टाइटैनिक के पास अगर उस वक्त पे ये टेक्नोलॉजी होती कि वो साउंड रिलीज कर रही है ना, साउंड वेव्स रिलीज कर रही है। भाई अगर रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो तो अगर मैं रेडियो वेव्स छोड़ूंगा पानी के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा, रिटर्न ही नहीं होगी तुम्हारे पास, समझे। तो इसलिए क्या होता है, हम कभी भी जो ओशियंस के अंदर शिप्स रहती हैं या सबमरीन्स रहती है, वो क्या यूज करती है, अल्ट्रासोनिक साउंड, है ना, अल्ट्रासोनिक साउंड या सोनार भी बोलते हैं उसको, समझे। अभी उसको पढ़ेंगे आराम से। तो टाइटैनिक के पास अगर ये टेक्नोलॉजी होती तो वो आइसबर्ग को पहले ही डिटेक्ट कर लेती, डिस्टेंस उसका कैलकुलेट कर लेती, ठीक है, और शायद वो डिजास्टर बच जाता, समझे। तो चलो अब आगे समझेंगे इसको। बट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, सबसे पहला स्पीड पता होनी चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। तो टाइम तो पता चल जाएगा, है ना, बट स्पीड कितनी है साउंड की वही तो पता होना चाहिए। तो मैं स्पीड बता देता हूँ, स्पीड होती है साउंड की साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 330 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड जो है ना, साउंड की जो स्पीड है वो वेरी करती है मटेरियल टू मटेरियल। जैसे अगर मान लो एयर जो है ना, एयर अगर वो आपके आपकी आवाज के फ्लो के साथ चल रही है, यानी कि तुम यहां से बोल रहे हो, है ना, यहां से तुमने आवाज निकाली और एयर भी क्या कर रही है, इस तरफ ही मूव कर रही है, तो क्या होगा, आपको आवाज जो है ना बहुत अच्छो, थोड़ी सी आवाज ही बहुत अच्छे से सुनाई देगी। यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा ना, यहाँ जो बंदा खड़ा होगा उसको ना अगर आप बहुत धीरे भी बोलोगे तो भी क्या होगा कि ये वाइब्रेशन जो है ये एयर के थ्रू, एयर पार्टिकल्स के थ्रू इस बंदे तक आराम से पहुंच जाएगी कम एनर्जी के साथ। इसलिए क्या होगा कि जब अगर आप टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ एयर में बात करोगे तो बहुत कम आवाज में भी सामने वाले को आवाज आ जाएगी, ठीक है, कि बहुत कम एनर्जी के साथ आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हो, समझे। और इसी के अपोजिट क्या होगा भाई, अगर मान लो अगेंस्ट द फ्लो जा रहे हो आप एयर के, तो क्या होगा, आवाज ही नहीं आएगी, आवाज ही नहीं आएगी उसको। क्यों? क्योंकि आपको अगेंस्ट द फ्लो जाना पड़ेगा, पार्टिकल्स को वाइब्रेट होना पड़ेगा ना आवाज जाने के लिए। एयर के पार्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं तो कैसे पहुंचेंगे उधर की तरफ, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। तो दो चीजें याद रखो, अगर आप एयर के साथ बात करो, एयर के फ्लो के साथ, तो कम एनर्जी के साथ भी वॉइस ट्रेवल कर लेगी। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द एयर के फ्लो के साथ बात कर रहे हो तो फिर ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, समझे। और इसी के साथ अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, हॉट सनी डे है, अगर बहुत गर्मी है, तो उस दिन भी क्या होगा, एयर वॉइस की जो साउंड की क्वालिटी है ना उस पर फर्क पड़ेगा, बहुत कम आवाज सुनाई देगी। क्यों?
एयर पतली है, साउंड के जो पार्टिकल है कम डेंस है ना, कम डेंसिटी से क्या है, कम पार्टिकल्स है, कम पार्टिकल्स वाइब्रेट होंगे तो आवाज की क्वालिटी भी जो है ना वो घट जाएगी, समझे। और सबसे ज्यादा आवाज क्लियर जो आती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेस में आती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो समझने जरूरी है, मैंने तुमको समझा दिया है ना। अब इसके नोट्स बनाना चाहे तो बना लो, वरना ये समझने वाली चीज है तो समझनी वो भी ना फिर, ठीक। ये लिख लो, इसके लिए काम करो। साउंड में, साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन वाटर, ग्रेटर देन, सबसे कम जो साउंड मतलब सबसे कम जो साउंड ट्रैवल करती है वो एयर में करती है, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं ना, वाटर के एयर से ज्यादा क्लोज रहते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा बेटर ट्रैवल करते हैं, सॉलिड के होते हैं क्लोज भी पैक, तो सबसे बेस्ट साउंड इसमें ट्रैवल करती है, समझे, समझ में आई बात। चलो अब हम बात कर रहे थे अल्ट्रासाउंड के बारे में, ठीक है। अल्ट्रा साउंड एंड सोनार। अल्ट्रासाउंड एंड सोनार क्या है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो साउंड अबव द 20,000 हर्ट्ज जो है उसको यूज करके आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। सबसे पहले लिख लो, अल्ट्रासाउंड इज अ साउंड रेंज ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ये तो हमें पता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, बैट्स होते हैं ना, बैट्स, वो क्या यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं, ठीक है। और आपके मेडिकल फील्ड में ना, मेडिकल इमेजिंग ऑफ फीटस, फीटस की स्पेलिंग अगर गलत हो तो माफ कर देना, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा फीटस की स्पेलिंग क्या होती है। तो जैसे कि आपको पता है जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको क्या करते हैं डॉक्टर, उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं टू गेट द इमेजेस ऑफ द फीटस, जो चाइल्ड है उसकी इमेज जनरेट करने के लिए वो अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। होता क्या है उसमें मैं बताता हूं, साउंड वेव्स जाती हैं, है ना, मान लो ये आपका स्पीकर है ना, या कोई डिवाइस है, यहां से क्या होगा, साउंड वेव्स जाएंगे, है ना। जाने के बाद क्या होगा, यहां मान लो फीटस है, कोई ऑब्स्टिकल है, कुछ भी है, ठीक है, फीटस बोल देता हूं, ऑब्स्टिकल नहीं बोल रहा हूं। यहां से क्या होगा, इससे टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा, वो सिग्नल देगी कंप्यूटर को, देखो जब वो टकराई, जो जो जैसे जैसे वेव्स टकराई और जैसे जैसे आई है उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक, उस कैलकुलेशन की हेल्प से क्या होगा, कंप्यूटर जो है ना वो सेम इमेज जनरेट करके बता देगा, है ना, और उससे काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, समझे। तो इस तरह से कुछ इमेजेस जनरेट कर सकते हो आप अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। दूसरा जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पढ़ाना चाह रहा हूं वो है सोनार। सोनार को समझते हैं पहले अच्छे से। सोनार की फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से आप समंदर के अंदर कौन सा ऑब्स्टेकल कितनी दूर है, कोई चीज आपसे कितनी डेप्थ पे है ना, ये सारी चीजें आपको इनसाइड द ओशन, समंदर के अंदर बताने में हेल्प करती है ना। जैसे सबमरीन्स होते हैं, सबमरीन्स प्लैंक भाई कुछ नहीं दिखता उसमें, पानी है ना, तो अब उनको पता चल रहा है कि दुश्मन की सबमरीन है या बोट है या कुछ भी है, तो वो कैसे पता करेंगे, सोनार की हेल्प से। वो क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेंड करते हैं, है ना, पल्स सेंड करते हैं, वो पल्स टकराती है, ठीक है। अब वो टकराने का एक टाइम होगा, उस टाइम को कैलकुलेट करेंगे, वापस आने का एक टाइम होगा उसको कैलकुलेट करेंगे, और आपको बता देंगे कि कितने डिस्टेंस पे, ठीक है, करके बताऊंगा, पहले भी लिख लो। दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स के पास नेचुरली होती है, ठीक है, डॉल्फिन्स नेचुरली ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, एंड इज ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस की जगह लिखिए सबमरीन्स, टू डिटेक्ट enemy and obstacle inside the ocean, ठीक है।
तो मैं इसका तुमको वो वर्किंग बताता हूँ कैसे होता है। देखो मान लो ये तुम्हारा समंदर है ना, समंदर के अंदर रेडियो वेव्स काम नहीं करती है ना, आप देख भी नहीं सकते हो, ब्लाइंड हो एकदम, लेकिन भाई पानी है। बस तुम्हारा जो सबमरीन है वो चारों तरफ से एकदम मेटल का बना हुआ है, चारों तरफ से ग्राउंड कैसे देखोगे आप, है ना। तो क्या करते हैं, मान लो ये आपकी सबमरीन है, ठीक है, ये आपकी क्या है, सबमरीन। ये क्या करेगी, पल्स सेंड करेगी, पल्स सेंड करेंगी किसकी, अल्ट्रासोनिक साउंड की, है ना। और वो यहाँ पे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ही पल्स सेंड करेगी तो वो पल्स कुछ ना कुछ टाइम लेगी इस ऑब्जेक्ट से टकराने में, इसको हम T1 बोल देते हैं, है ना। जब वो उससे टकराएगी, टकराने के बाद वो साउंड वेव्स वापस आएगी किसकी तरफ, इस सबमरीन की तरफ। वो भी कितना टाइम लेगी, T1, ये भी टाइम T1 लेगी, ये भी टाइम T1 लेगी, उतना ही लेगी, है ना। तो टोटल टाइम जो लगा यहाँ से सबमरीन के जाने का, सबमरीन से साउंड वेव्स का जाने का और वापस आने का, वो टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2, है ना। इसको T1 ही मान लो, है ना। तो टोटल टाइम हो जाएगा टू रिसीव सिग्नल इस T1 प्लस T2, इसको हम मान लेंगे कैपिटल T, ठीक। अब हमें टाइम पता चलिए कि इतने टाइम में ये इससे टकराकर वापस आई है, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमें टाइम पता चल गया, हमें ऑलरेडी पता है साउंड क्या की स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड, है ना। मुझे स्पीड ऑफ साउंड भी पता है, इसकी मैं v मान लेता हूं उसको। तो मुझे स्पीड ऑफ साउंड पता है, टाइम पीरियड पता चल गया कितने टाइम में पूरे सिग्नल्स मेरे लौट कर आए हैं। तो क्या मैं डिस्टेंस नहीं निकाल सकता हूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन सबमरीन एंड ऑब्स्टिकल क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब यहां पे अगर तुम ये वाला टाइम रख दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, तुम टकरा जाओगे उससे, आगे टाइम लेंगे टकरा जाओगे। क्यों टकरा जाओगे, देखो आपने यहां से यहां तक जब सेंड करी, फ्रीक्वेंसी सेंड करी यहां से सबमरीन से लेके आपने जब ऑब्स्टिकल तक फ्रीक्वेंसी सेंड करी तो T1 टाइम लिया, यानी कि टाइम वही वाला है जो कि एक्चुअली में इतना लगा है। देखो सुनो, ये टाइम जो T1 है ये वो टाइम है जो कि लग रहा है साउंड वेव्स को सबमरीन से लेके ऑब्स्टिकल तक जाने के लिए। तो इसी टाइम पीरियड के बेसिस पे ही तो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। अगर मैं ये वाला टाइम पीरियड को भी ऐड ऑन कर दूंगा, अगर मैं इस वाले टाइम पीरियड को भी ऐड ऑन कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा डिस्टेंस जो है वो ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा, है ना। भाई मान लो यहां से यहां तक का जो टाइम लगा इसको 5 सेकंड लगे, है ना, और वापस आने के लिए भी कितने लगे, 5 सेकंड लगे। तो अगर मैं 10 सेकंड मान लू, 10 सेकंड बाद पता चला यानी कि 10 सेकंड के डिस्टेंस थे हम उससे, तो क्या होगा, गलत। भाई तुम एक्चुअली 5 सेकंड के डिस्टेंस तो 10 सेकंड टोटल टाइम पीरियड लगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम पीरियड को डिवाइड कर देंगे बाय 2 से, समझे। तो ताकि ये जो एक T2 है ना ये कैंसिल हो जाए, क्योंकि T1 और T1 जो है ये बराबर ही रहे, इसलिए मैं T2 भी नहीं ले रहा था, उसको T1 ही ले रहा था, ठीक है। तो एक T1 मुझे कैंसिल करना है, समझे। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, और मैं फाइनली अपने को मोड़ सकता हूँ जिस भी डायरेक्शन मुझे लेना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे इंटू टी अपॉन टी, तो उसे करूंगा तो मुझे डिस्टेंस मिल जाएगा बिटवीन सबमरीन एंड अनदर ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करके क्या कर सकते हैं कि हमारे सबमरीन से, बोट से, एनिमी की बोट या कोई भी ऑब्स्टिकल कितना दूर है ना, इस ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि भाई हमको कहाँ कब कितनी देर में मोड़ना है, ठीक है। आई थिंक साउंड के लिए इतना टॉपिक बहुत था, इनफ था, और आई होप समझ में आया होगा तुम लोगों को कि कैसे वर्क करता है ये सब, है ना। चाहे तो टाइम की वैल्यू रख लो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें आराम से। तो ये क्वेश्चन इस पे मैं कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, आराम से कराऊंगा क्वेश्चन सारे टॉपिक के। बट फिलहाल आज के लिए इतना, क्लास में साउंड वेव्स के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी अबाउट लाइट, है ना, लाइट को भी वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।